नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। टनल में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, लेकिन फिलहाल के लिए उसे बंद किया गया है। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू को बंद किया गया है। टनल में अभी भी 40 जिंदगियों की तलाश चल रही है और अब नई मशीनों पर उम्मीद टिकी हुई है। तो तरकाशी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, फिलहाल के लिए उसे बंद कर दिया गया है। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू का काम बंद किया गया है। टनल में अभी भी 40 जिंदगियों की तलाश जारी है और अब जो नई मशीनें आई हैं उस पे सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप ही मलबे के अंदर गया है और 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद कर दिया गया है। टनल में अभी भी 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं और अब नई मशीनों पर टिकी हुई हैं लोगों की उम्मीदें। रेस्क्यू टीम की ओर से मलबा गिरा और ड्रिलिंग में प्रयोग हो रही मशीन में तकनीकी खराबी के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद किया गया। इंदौर से ऑगर ब्लेड रेस्क्यू साइट पर पहुंचेगी और अब इसी नई मशीन पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। तो फिलहाल टनल में चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन बंद करना पड़ा है, लेकिन अभी भी टनल में 40 जिंदगियां फंसी हुई हैं। 40 मजदूरों की सलामती के लिए इस वक्त पूरा प्रदेश और देश सलामती की दुआएं मांग रहा है और अब नई मशीनों पर सभी की उम्मीदें टिकी हुई हैं। पूरे मामले पर पुष्कर सिंह धामी ने नजर बना के रखी हुई है। वहीं पल पल का अपडेट पीएम मोदी भी इस बड़ी खबर पर ले रहे हैं। तो 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा और टनल में चल रहा ऑपरेशन बंद हो चुका है। नई मशीनें पहुंची हैं। इंस्टॉलेशन के बाद रेस्क्यू को दोबारा चालू किया जाएगा, शुरू किया जाएगा और 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप को ही अंदर भेजा जा सका है और अमेरिकी ऑगर मशीन की बेयरिंग खराब होने के चलते इस रेस्क्यू ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। तो अब नई मशीनें पहुंच चुकी हैं और इसी नई मशीनों से अब आगे का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर अधिकारियों के साथ इस बड़े हादसे को लेकर समीक्षा बैठक भी की है और सीएम धामी ने बैठक में सिलक्यारा में टनल में फंसे श्रमिकों को सकुशल बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में आ रही बाधाओं से निपटने के लिए हर आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। वहीं पीएम मोदी भी लगातार बचाव अभियान का अपडेट ले रहे हैं। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, 7 दिन हो चुके हैं। 7 दिनों से 40 जिंदगियां टनल में फंसी हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद कर दिया गया है। अभी का फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास और क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं वहां पर? जी मनीषा, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर सिलक्यारा की घटना की बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन था लगातार जारी था, लेकिन कहीं ना कहीं मशीन की खराबी आने की वजह से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह रुक गया है। ड्रिल के बैरिंग जो है वो खराब हो गए हैं। इसके साथ ही इंदौर से कल जो नई मशीन है वह यहाँ पर पहुंच चुकी है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि 24 मीटर तक जो ड्रिलिंग का काम था वो कर लिया गया था और 22 मीटर तक जो पाइप है उसे डालने का काम कर लिया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी आने की वजह से इस काम को रोकना पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज तड़के सुबह ही उन्होंने सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। वहां की अपडेट ली है कि अभी इस समय पे क्या कुछ माहौल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार इस चीज को लेकर गंभीर है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं हैं उसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं अभी तक कोई जान मान की हानि नहीं हुई है। उनसे वॉकी-टॉकी के माध्यम से बात की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें ऑक्सीजन जो, क्योंकि अंदर ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम जो पानी की पाइपलाइन है उसके द्वारा किया जा रहा है। दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो श्रमिकों को जल्द से जल्द निकाला जाए, इसको लेकर प्रदेश सरकार काम कर रही है। साथ ही सेना के जो सेना है वो अभी लगाई गई है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक जो ये काम है इसको पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मशीन में तकनीकी खराबी आई है उसको दूर करने के साथ ही जो तमाम मशीनों को आगे करने का काम और जो पाइपें डालने का काम है उसे करने का काम किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस चीज पर नजर गड़ाए हुए हैं। उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्होंने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
बिल्कुल नवीन, तो तमाम अपडेट्स के लेने के बाद अभी क्या कुछ आश्वासन मिला है कि ये रेस्क्यू कब तक पूरा कर लिया जाएगा और कब तक उस 40 जिंदगियों को बाहर निकाल लिया जाएगा? जी मनीषा, अगर सही बात की जाए तो कहीं ना कहीं 24 मीटर की जो ड्रिलिंग है उसको करने का काम किया गया है और 22 मीटर तक पाइप पहुंचाने का काम हो गया है, लेकिन तकनीकी खराबी आने की वजह से इस काम को रोकना पड़ा था। और कहीं ना कहीं जो अमेरिकन ऑर्गन मशीन में तकनीकी खराबी आई थी, सामने कोई बड़ा पत्थर या कोई बोल्डर आ गया था जिस वजह से उसकी जो बैरिंग है वो खराब हो गई है। वहीं दूसरी ओर इंदौर से तीसरी ड्रिल मशीन को मंगा लिया गया है और जल्द ही इस काम को फिर से शुरू करने का काम किया जाएगा। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पीएम मोदी भी लगातार इस पूरे हादसे को लेकर पल पल का अपडेट ले रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले को लेकर नजर बनाई हुई है। तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा बैठक भी की और इस रेस्क्यू में आने वाली तमाम बाधाओं के बारे में भी जाना और तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जितनी भी चुनौतियां हैं उन्हें पार करते हुए पूरा किया जाए और उन 40 जिंदगियों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। तो आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ इस पूरे मामले को लेकर बैठक की और श्रमिकों के बचाव कार्यों की समीक्षा भी सीएम पुष्कर सिंह धामी द्वारा की गई है। समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सहित तमाम अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने तमाम जानकारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने रखा और इसी पर पीएम मोदी भी पल पल का अपडेट ले रहे हैं। उधर देश भर में छठ महापर्व का आगाज हो चुका है और छठ के व्रत को सबसे ज्यादा कठिन व्रत माना जाता है। वहीं उत्तराखंड में भी इस पर्व को लेकर लोगों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और दरअसल राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में बिहारी महासभा की ओर से घाटों की साफ सफाई का कार्य किया गया और इसके साथ ही महासभा की ओर से लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई। वहीं बिहार महासभा के अध्यक्ष ने बताया है कि छठ का कार्यक्रम 3 जगहों पर रखा गया है, जिसके लिए तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। तो पूरे देश में छठ महापर्व की रौनक देखने को मिल रही है और इसी कड़ी में ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां घाटों की साफ सफाई के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और छठ व्रतियों में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश सहित उत्तराखंड में भी छठ महापर्व को लेकर भारी रौनक देखने को मिलने वाली है। नहाय खाए के साथ छठ महापर्व की शुरुआत उसका आगाज हो चुका है और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना के बाद 36 घंटे का व्रत भी शुरू होगा और आपको बता दें कि छठ पूजा का जो व्रत होता है वो काफी ज्यादा कठिन माना जाता है। तो इसको लेकर महासभा की ओर से तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं। टपकेश्वर महादेव मंदिर में भी काफी ज्यादा रौनक देखने को मिली छठ पूजा को लेकर और नहाय खाए के साथ छठ महापर्व का आगाज हो चुका है और आज छठ पूजा का दूसरा दिन है। खरना के बाद 36 घंटे का व्रत भी शुरू हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी तैयारियों में पूरी तरह से जुटी हुई है और इसी कड़ी में उत्तराखंड बीजेपी सभी जिलों में जिला एवं मंडल सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होकर सरकार की विकास योजनाओं के बारे में पार्टी कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे और इस पर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी नवीन ठाकुर ने जानकारी दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। जैसे ही ये चुनाव समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद ये हमारे सम्मेलन जो पूर्व निर्धारित थे उनको जो है संपन्न करा दिया जाए। क्या रहेगा सम्मेलन में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, उसके निमित्त हम सभी वर्गों तक जो है पहुंचते हैं और कोई ऐसा वर्ग हमसे अछूता न रहे। हम सबको साथ लेकर चलते हैं। इस सम्मेलन के माध्यम से जो एसटी वर्ग के हमारे भाई बंधु हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको जो है जोड़ने का काम, उनको पार्टी की रीति नीति से अवगत कराने का काम, उनको साथ लेकर चलने का काम जो है पार्टी हमेशा से करती आ रही है। उसी के निमित्त ये कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां भी लगातार जारी हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष इस समय पौड़ी लोकसभा में जिलों की बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि पौड़ी लोकसभा सीट को लेकर कांग्रेस का विशेष फोकस दिखाई दे रहा है और प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने बताया कि हमने सभी जिलों का गठन, ब्लॉक बूथ का गठन कर लिया है और आगे उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी गंभीर है और हमने पहले अपने सभी जनपदों का
गठन किया, उसके बाद हमने सभी ब्लॉकों के गठन पूरे कर लिए, बूथ कमेटियों का गठन हम कर चुके हैं और अब ब्लॉक और बूथ के बीच में पूरे प्रदेश के अंदर 1170 मंडलम के जो है हमने गठन कर लिए हैं। अब जिला सम्मेलन हमारे हो रहे हैं और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं इन सम्मेलनों को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं और लोकसभा में आप समझ सकते हैं जो भी कांग्रेस का नेता होगा, कार्यकर्ताओं का अगर वो टिकट की दावेदारी कर रहा है तो उसका नैतिक अधिकार है और चुनाव के समय किसको मैदान में उतारना है, किसको नहीं उतारना, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। तो उचित समय पे उचित निर्णय पार्टी लेगी। देहरादून में रिलायंस ज्वेलरी शोरूम लूट प्रकरण में पुलिस ने दोनों आरोपियों को बिहार की हाजीपुर कोर्ट में पेश किया है, जहां से पुलिस को उनका ट्रांजिट रिमांड मिला। वहीं अब देहरादून पुलिस दोनों को देहरादून लेकर आ रही है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि पुलिस ने पिछले दिनों घटना में शामिल दोनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया था। जो घटना रॉबरी की हुई थी, इसमें ऑलमोस्ट हमारी टीम ने जो है विभिन्न स्थानों पर ऐसी जो घटनाएं हुई थी उसके आधार पर हमारी जो सीसीटीवी फुटेज या जानकारी पुलिस को मिली थी उसके आधार पर हमने गैंग जो है चिन्हित किया था और गैंग के 2 सदस्य इसमें चिन्हित हो चुके हैं जो फरार चल रहे हैं लगातार और पूर्व में भी कई सारी घटनाओं में वांटेड है अन्य प्रांतों से। इन पे 2-2 लाख का इनाम पुलिस मुख्यालय द्वारा डीजीपी साहब की तरफ से किया गया है। साथ ही इसमें कुछ और अभी सस्पेक्ट भी हमारे आए हैं इसमें जो अभी जिन पर हमारी टीमें काम कर रही है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता दें, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद किए जाएंगे और दोपहर बाद 3:33 पर शीतकाल के लिए कपाटों को बंद कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पंच पूजाओं के 5वें दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद किए जाएंगे और बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से काफी सुंदर सजाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि भव्यता और दिव्यता बद्रीनाथ धाम की देखते ही बन रही है। पहाड़ों के बीच लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह है और बद्रीनाथ धाम पे आज काफी ज्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। आज 3:33 पर शुभ मुहूर्त है और इसी के साथ आज कपाट बंद कर दिए जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होंगे 3:33 पर। दोपहर के बाद 3:33 पर शीतकालीन के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और आज 4 धाम यात्रा का भी समापन कर दिया जाएगा। पंच पूजाओं के साथ 5वें दिन बद्रीनाथ के कपाट बंद होने जा रहे हैं आज और बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से काफी ज्यादा सुंदर तरीके से सजाया गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया गया है बद्रीनाथ धाम को। लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। आज लोग भारी संख्या में पहुंच भी रहे हैं बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए, क्योंकि आज शीतकालीन के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और 3:33 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद होने जा रहे हैं। 4 धाम यात्रा का भी आज समापन हो जाएगा। पंच पूजाओं के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद किए जाते हैं और आज भी पंच पूजाओं के साथ कपाटों को बंद किया जाएगा। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट आज 3:33 पर शीतकालीन के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला जुड़ चुके हैं। तो नवीन, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद कर दिए जाएंगे और 3:33 पर वो शुभ मुहूर्त है जब कपाट को आज शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ ताजा तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? निश्चित तौर पर बद्रीनाथ धाम के कपाट जो है आज 3:33 पर बंद कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं जो भक्तों का हुजूम है वहां पर उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि बद्रीनाथ धाम को जो फूलों से पूरी तरीके से सजाया गया है। तमाम जो भक्त हैं वो दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं और अब घड़ी जब आ गई है शीतकालीन के लिए जो बद्रीनाथ धाम के कपाट हैं वो 3:33 पर तो विशेष पूजा अर्चना के साथ बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन जो भक्तों का हुजूम है वो लगातार बद्रीनाथ धाम पहुंच रहा है और जो भक्त हैं वो लगातार दर्शन भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं विशेष पूजा अर्चना के साथ आज धाम के जो कपाट हैं उसे बंद करने का काम किया जाएगा। बिल्कुल नवीन, ये भी जानना चाहेंगे कि इस तरह से जो भारी हुजूम बद्रीनाथ धाम पर देखने को मिल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि कपाट बंद होने के साथ ही काफी ज्यादा भक्तों में उत्साह तो है, लेकिन भारी संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंच भी रहे हैं। अभी नहीं सर, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जब उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही थी तो जो व्यवस्थाएं हैं उसे दुरुस्त करने का काम किया जा रहा था। जो पुलिस प्रशासन है उन्हें मुस्तैदी से वहां पर तैनाती की गई थी। इसके साथ ही अगर बद्रीनाथ धाम की बात करें तो वहां पर भी
जो मंदिर की समिति है वहाँ की तरफ से व्यवस्थाएं की गई हैं, पुलिस प्रशासन लगाया गया है और जो लोग हैं कतारबद्ध तरीके से अपने जो दर्शन करने के लिए जा रहे हैं अंदर, तो कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है और जो भक्त हैं उनका भारी हुजूम वहां पर पहुंचे हुए नजर आ रहा है क्योंकि आज 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने हैं, तो जो तमाम सारे भक्त हैं वह दर्शन करना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द उनके दर्शन हो जाए क्योंकि अब जब कपाट अगले साल खुलने वाले हैं तो कहीं ना कहीं भक्तों में जो दर्शन को लेकर एक उत्सुकता भी बढ़ी हुई है और जो भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं वो जल्द से जल्द दर्शन भी करना चाह रहे हैं। साथ ही अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर को व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है, वहां पर फूलों को मंदिर से सजाया गया है और तमाम सारे जो भक्त हैं वह लगातार अंदर मंदिर में जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चारधाम यात्रा का भी आज समापन होने जा रहा है, बद्रीनाथ धाम के कपाट आज बंद हो जाएंगे। चारधाम यात्रा के समापन के साथ ही और 5वें दिन आज बद्रीनाथ धाम के कपाट पंच पूजाओं के साथ बंद होने जा रहे हैं। 3:33 पर बद्रीनाथ धाम को शीतकाल के लिए आज बंद कर दिया जाएगा। उधर सिक्किम में आई आपदा में मंगलौर का जवान भी लापता हो गया था, जिसका शव मिलने के बाद उनके गांव मंगलौर के गदरजुड़ा में पहुंचा और यहां पर गांव में गमगीन माहौल उसके बाद देखने को मिला। वहीं उन्हें सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। और आपको बता दें कि गदरजुड़ा गांव निवासी प्रदीप कुमार 2011 में सेना में भर्ती हुए थे और वर्तमान में सिक्किम में पोस्टेड थे। प्रदीप कुमार सिक्किम में आई बाढ़ के दौरान लापता हो गए थे और अब उनका शव जब उनके गांव में पहुंचा तो लोगों ने नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली। क्षेत्र का गांव गदरजुड़ा में भाई प्रदीप कुमार जी जो शहीद हुए हैं, आज हम उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। सभी क्षेत्रवासियों ने, सभी ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी और ये पूरे क्षेत्र के लिए, मैं कहता हूँ पूरे देश के लिए शोक की लहर ये है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और ये जो दारुण दुख जो हुआ है उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे। ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है और यह भी सत्य है कि इनकी शहादत के बल पर ही, इनकी सेवा के बल पर ही हमारे वीर शहीदों की अमर बलिदानियों की, सैनिकों के दम पर ही आज हम खुली हवा में सांस भी ले पा रहे हैं। ओखलकांडा में हुई दुर्घटना में घायल 7 साल के योगेश का सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज जारी है और इस दौरान योगेश का हाल जानने के लिए डीएम वंदना भी अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सकों को घायल बच्चे का इलाज के दौरान सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर बच्चों को हायर सेंटर रेफर करने की भी बात कही है। वहीं डीएम वंदना ने उप जिला मजिस्ट्रेट को घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी निर्देश दिए हैं। घटना हुई है आज जो छेड़ाखान मार्ग पर, काफ़ी दुखद जो है दुर्घटना है। लगभग 11 व्यक्ति उस पिकअप में सवार थे और 9 लोगों की उसमें डेथ हो गई है और एक बच्चा अभी यहाँ सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसको हमने अभी देखा है, डॉक्टर से भी बात करी है। तो बच्चे को बाहर तो ऐसा कोई शरीर पर चोट नहीं है, लेकिन उसको सर में चोट डॉक्टर्स वगैरह बता रहे हैं। और भी सारे उसके जो बेसिक टेस्ट है वो कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हो सकती है या जो प्राइमरी ट्रीटमेंट हो सकता है तो उसको प्रोवाइड कराया जा रहा है। डॉक्टर्स को भी यही निर्देश दिए हैं कि इस बच्चे का जीवन बचाना भी हमारी प्राथमिकता है, क्योंकि उसकी पूरी फैमिली लगभग जो है इस दुर्घटना में सबकी डेथ हो गई है। तो बाद में उसके बच्चे के पुनर्वास वगैरह के बारे में भी प्रशासन व्यवस्था करवाएगा। अभी जो पहली प्रायोरिटी है वो उसका जीवन बचाने की है। ये जो दुर्घटना थी इस मार्ग में, ये लगभग 8:30 बजे के आसपास इसकी सूचना प्रशासन को मिली थी और टीमें विदिन 15 मिनट्स सारी मूव हो गई थी, धारी से भी और भीमताल क्षेत्र से भी, स्वास्थ्य, एसडीआरएफ, एसडीएम और तहसीलदार वगैरह। और 11:30 पौने 12 बजे तक लगभग सभी वहाँ पहुँच गए थे और 12:30 बजे एसडीएम भी मौके पर जो है पहुँच गए थे घटनास्थल पर। मसूरी में उद्योग व्यापार मंडल और बंगलों की कांडी के लोगों ने कैंपटी बाजार में धरना प्रदर्शन किया है और सरकार के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी भी की। वहीं कैंपटी क्षेत्र और बंगलों की कांडी को लेकर पंचायत से हटाने की मांग की गई है। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल ने बैठक में विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल कैंपटी क्षेत्र को विकसित किए जाने की दिशा में
कैंपटी और आसपास के क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने की मंजूरी दी थी, जिसके बाद एक तरफ कई लोगों ने इसका स्वागत किया, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। मांगे हैं कि कैबिनेट में अभी एक प्रस्ताव पारित हुआ है कैंपटी फॉल, कैंपटी सिया, कैंपटी गिरागांव नगर पंचायत बनाने के हेतु, लेकिन इसमें आम जनता का सबका विरोध है। सिया कैंपटी की विरोध है, कोई भी आम आदमी नहीं चाहता है कि यहाँ पर नगर पंचायत बनाई जाए और इसका सब जनता के अंदर आक्रोश है। ये जो नगर पंचायत का प्रस्ताव पारित हुआ है, ये ऊपर से पता ही नहीं लगा। जब कैंपटी क्रीड़ा मैदान पे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, अचानक से सब स्तब्ध रह गए कि ये कैसे ये प्रस्ताव गया, किन पदाधिकारियों के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया, किन राजनेताओं के द्वारा ये दिया गया। ये जो पदाधिकारी थे ये आम जनता के ही चुने हुए थे, लेकिन आम जनता से जमीनी संपर्क नहीं हो पाया। जमीनी संपर्क नहीं हुआ, आम जनता को पूछा नहीं गया और बिना उनके फैसले के ही ये प्रस्ताव दिया गया। हरिद्वार में सड़कों और चौराहों के सौंदर्यीकरण और स्ट्रीट लाइट्स के लिए हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण हेरिटेज पोल को लगा रहा है। और आपको बता दें कि हरिद्वार और रुड़की शहर क्षेत्र में 200 हेरिटेज पोल लगाए जाएंगे। इन हेरिटेज पोल्स की खास बनावट से चौराहों की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ेगी, साथ ही रात के वक्त सड़कों पर उजाला भी बना रहेगा। प्राधिकरण जिले के बॉर्डर पर प्रवेश द्वार भी तैयार करवा रहा है। देखिए 200 हेरिटेज पोल थे, ये लगाए जा रहे हैं, विभिन्न स्थानों पे लगाए जा रहे हैं। कोशिश ये करी जा रही है ऐसे प्रमुख स्थानों पे लगाया जाए जहाँ टूरिस्ट एरिया ज़्यादा आते हैं या पब्लिक का आवागमन ज़्यादा रहता है, या फिर तीसरा क्राइटेरिया हमने रखा है जहाँ ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है। तो रुड़की में हमने ऐसी एरियाज आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी थी जहाँ एग्जिस्टिंग पोल्स नहीं है, वहाँ हम लगाएंगे। देखिए प्रवेश द्वार अभी पहले तो हम नारसन बॉर्डर पर बना रहे हैं। मेन एम उसका ये है, जब हरिद्वार में हम एंटर करते हैं, आप हरिद्वार में ही नहीं एंटर कर रहे हो, आप उत्तराखंड में एंटर कर रहे हो। तो उत्तराखंड के जब एंटर करते हैं तो एक लोगों को एक फील आनी चाहिए, एक सेंस आना चाहिए कि वो देवभूमि में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।